नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जिन पर कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तमाम ये सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, क्या उपचुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उसी स्थिति में लेकर आ जाएंगे या फिर नहीं। अब कहीं ना कहीं इन सवालों पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव को लेकर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बैठकें जो हैं लखनऊ, दिल्ली, तमाम बैठकें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में पार्टी की अंतर कलह के चलते जो माहौल खराब हुआ है उसको भी सही करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उपचुनाव को लेकर पूरे जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है और जिस तरह से आजाद ने नगीना की सीट जीतकर जीत का परचम लहराया, संसद पहुंचे, तमाम मुद्दे उठाए, गरीबों से, दलितों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं आजाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उपचुनाव में माने जा रहे हैं। मायावती की बात करें तो मायावती सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका खासा जलवा नहीं रहा और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत नींव देने के लिए कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतरती हुई नजर आ रही हैं। और यह दूसरा मौका है जब मायावती उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का समीकरण यही कहता है कि आगामी विधानसभा का उपचुनाव जो है बेहद ज़्यादा दिलचस्प और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुकाबला होता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ यहाँ पर बड़े फेरबदल होते हुए नजर आएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को और अब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं और जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी या कांग्रेस या अन्य जो भी पार्टियां हैं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनका कितना दबदबा यहाँ पर रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी से एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान होने वाला है कि वहाँ पर जितनी भी सीटों के ऊपर उपचुनाव है वो होता हुआ नज़र आएगा। और ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ 10 बल्कि 15-16 सीटों के ऊपर ये उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि जो लोग सपा छोड़ कर गए हैं उनको भी एक तरीके से उनकी जो सदस्यता है वो ख़त्म करने का लेटर एक्चुअली जो विधानसभा को दिया जा रहा है और लगातार इसके ऊपर बात की जा रही है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि 15-16 सीटों के ऊपर चुनाव होता हुआ नजर आएगा। अब बड़ी बात ये उठती है कि क्या बीजेपी सक्षम है कि 15-16 सीटों पर अगर चुनाव होता है तो उसमें से 8 से 10 सीटें वो अपने पास रख सके। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर एक बार फिर सवाल उठ सकता है, क्योंकि आप देखिए हिमाचल में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी, इसके अलावा आप देखिए तेलंगाना में उनकी करारी हार होती है, हालांकि कुछ स्टेट में जरूर उन्होंने जीता, फिर लोकसभा में भी जिस तरह की जीत उनको मिली उतनी बड़ी जीत नहीं थी, फिर अब आकर जम्मू कश्मीर और एक तरीके हरियाणा में भी उनके खिलाफ एक माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रहा है कि बीजेपी का जो कद एक समय बहुत मजबूत हुआ करता था, ताकतवर हुआ करता था, और खासकर उत्तर प्रदेश में जिसको राजनीति का सबसे बड़ा दंगल कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है, वहां पर बीजेपी को जिस तरह से इस बार पटकनी मिली है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति की पोल खोल के रख दी। और साथ में कहीं ना कहीं ये बात भी सामने रखी है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में कोई तालमेल नजर नहीं आता है। केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे सीएम योगी हो, ब्रजेश पाठक हो, भूपेंद्र सिंह हो, चौधरी हो या और तमाम बीजेपी के नेता हों, उनके अंदर आप देखिए कि एक जो तालमेल होना चाहिए, एक जो समन्वय होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। इसीलिए बीजेपी बहुत मजबूत नज़र नहीं आती। अभी से आप देखिए कि एक चुनावी माहौल तो बन रहा है, लेकिन साथ में जो बीजेपी के सहयोगी दलों के बारे में आपने पूछा उसमें जयंत चौधरी कहते हैं कि भाई हमें कम से कम 3 से 4 सीटें चाहिए, तो एटलीस्ट वो 2 से 3 सीटों की तो मांग तो कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए ओपी राजभर भी 1-2 सीटों की मांग कर रहे हैं और संजय निषाद भी 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। यानी कि जितने भी सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी मजबूत है, हम ताकतवर हैं, ऐसे में आपको हमें अधिक से अधिक सीटें देना चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए क्या मौका रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 15-16 सीटों की बात करें, चलिए अभी अगर 10 से 12 सीटों की बात करें और यहाँ पर भी अगर उनके सहयोगी दल 5 से 6 सीटें ले लेते हैं, जिस तरह की लग भी रहा है गुंजाइश की लगातार जो है दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या सिर्फ 4 से 5 सीटों पर लड़ेगी और 4 से 5 सीटों में
चुनाव लड़ती है उसमें भी अगर 2-3 सीटें वो हार जाती है तो क्या सिर्फ 2 सीटें उसके हिस्से आएगी। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठकर खड़े हो रहे हैं और खासकर बीजेपी के लिए ये चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है किस तरह से अपने सहयोगी दलों को मनाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं अधिक से अधिक सीटों पर नहीं उतरेगी तो उनकी संख्या बल में भी लगातार कटौती होगी और साथ में 2027 में चुनाव है, अगर बीजेपी के हाथ से सीटें निकलती हैं तो सहयोगी दल उनके ऊपर एक बड़ा दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से सर ने पूरा सिनेरियो समझाया कि तमाम जो दल हैं वो अगर 2-2 सीटों की भी मांग यहाँ पर रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सीटें बचेंगी नहीं, लेकिन ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी 2-2 सीटें देने की मंजूरी यहाँ पर दिखाती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने का कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है। तो अब ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी उतरती हुई नजर आती है तो क्या वही करिश्मा कर पाएगी जो लोकसभा चुनाव में किया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के माध्यम से उस दौरान भी चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने लड़ा था और 37 सीटें सूबे के अंदर यहाँ पर निकालती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट जाती है। तो सर क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस के साथ अगर अखिलेश यादव गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, राहुल अखिलेश की जोड़ी क्या एक बार फिर से बड़ा यहाँ पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी ने जिस तालमेल का परिचय दिया है, जिस तरह से एक साथ मिलकर आगे बढ़े हैं, वो ये बताता है कि देखिए अगर एक दूसरे का आप साथी बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता 2024 के चुनाव से पहले कहा करते थे कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई, कोई जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन रही है, यानी कि तमाम तरह से उनकी खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए नजर आते थे। और जिस तरह से चुनाव के परिणाम सामने आए, यानी कि अगर आप देखें 37 सीटें सपा के पास आती हैं, 5-6 सीटें कांग्रेस के पास आती हैं, आज़ाद भी एक सीट जीतते हुए नजर आते हैं, लेकिन 44 सीटें एक तरीके से इंडिया गठबंधन के पास में आ जाती है। वही मायावती जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि भाई अगर वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती, अगर नहीं बाधा बनती जीत में, तो कम से कम 16 सीटें ऐसी थी जहां पर सपा या इंडिया गठबंधन चुनाव जीता हुआ नजर आता। अब 16 में 44 आप जोड़ लीजिए, ये हो जाता आंकड़ा 60, यानी कि अगर 80 में से 60 सीटें इंडिया गठबंधन के पास चली जाती तो यहाँ पर बीजेपी के पास क्या सिर्फ 20 बचते, और 20 में भी आप देखिए जिस तरह से जो अपना दल के पास सीट जाती है, 2 सीटें जयंत चौधरी के पास आती हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कमजोरी बन जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। अयोध्या में आप देखिए जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया कि भाई राम मंदिर बना है, तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, बेहतर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उन सब के बावजूद अयोध्या वासियों ने बीजेपी को वहाँ से हरा दिया। हालांकि जो जानकार है वो यही बात कहते हैं कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी जो आरक्षण के बिना किसी व्यक्ति को उतारा जाए, यानी कि अवधेश पासी को एक तरीके से बिना आरक्षण वाली सीट पर उतारा गया और ऐसे में लगभग 15-16% मुस्लिम यहाँ पर आते हैं अयोध्या में। इसके अलावा आप देखिए 20-22% यहाँ पे ओबीसी भी आते हैं, 20-22% तकरीबन एससी वोटर भी आते हैं, तो ये मिला जुला का आंकड़ा 50 से 60% बन जाता है। और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तो बना हुआ था कि उन्होंने जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा काम नहीं किया, इसीलिए कह सकते हैं कि अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि लगभग 37 सीटों के ऊपर बीजेपी ने एक तरीके से सपा को आगे बढ़ने का मौका दे दिया, कांग्रेस पार्टी को भी 6-7 सीटों पर आगे बढ़ने का मौका दे दिया और इसीलिए बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती है और सबसे बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बनती है वो समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है तो किस तरह से जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। सर ने पूरा सिनेरियो समझाया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है तो बेशक यहाँ पर बड़ी जीत समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के माध्यम से दर्ज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ नजर घुमाई जाए यानी कि आजाद और मायावती की बात की जाए तो आजाद ने लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, नगीना की सीट जीतते हुए नजर आए और नगीना की सीट जीतने के बाद आजाद जब सांसद बने तो केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम चीजों को लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आए, तमाम मुद्दे ऐसे उठाते हुए नजर आए जो कि गरीबों, दलितों और वंचितों के हितों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में इस तरह की राजनीति करने वाला अगर कोई नेता चुनावी मैदान में है तो जनता का कितना समर्थन उसको मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए मायावती की तो मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने में आजाद कामयाब हुए और ऐसे में सर अगला सवाल और आखिरी छोटा सा सवाल मेरा रहेगा कि आजाद और मायावती किस तरह से करिश्मा करते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई मायावती को एक बार फिर से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा और आजाद के पाले में कितनी सीटें यहाँ पर जाती हुई देख सकते हैं? देखिए मनीष, यहाँ पर आज़ाद लगातार अपनी भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। आप देखिए जब से वो नगीना का चुनाव जीते उसके बाद से लगातार पूरे देश में अपने लिए माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलितों के कह सकते हैं चेहरे के तौर पर या बड़े चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा है। वही मायावती की बात करें तो उनकी पार्टी कोई बड़ा
जनाधार अपने पक्ष में लेके नहीं आ पा रही। आपने देखा कि कितनी सीटों के ऊपर उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा, 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट ऐसी नहीं रही जो मायावती के कह सकते हैं कि पाले में आई हो। इसके अलावा हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं, बीआरएस के साथ में तेलंगाना में गठबंधन करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करके कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी का ऐसा लगातार कद जो है वो घटता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में उनकी छवि, उनकी पार्टी हमेशा मजबूत रही है, लेकिन वहां पर उनका जनाधार पूरी तरह खत्म हो गया है। ये उनके लिए चिंता का सबब है। जिस तरह आकाश आनंद कहा करते थे, कौन आज़ाद मैं नहीं जानता, छोटे मोटे दलों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से आज़ाद ने अपनी लोकप्रियता हासिल की, अपने आप को मजबूत किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मैं तो कहूँगा कि बिहार समेत राजस्थान, हरियाणा और तमाम जगह पर वो खुद को एक ताकतवर नेता के रूप में पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ है मायावती के लिए कि उनका जो वोट था वो सीधे तौर पर अब आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीएसपी के लिए सबसे खराब वक्त कहा जा सकता है, जहां पर उनका एक भी एमपी सदन के अंदर मौजूद नहीं है। क्योंकि 2019 में मुझे याद है अभी भी जब अखिलेश साथ में गठबंधन था, 10 सीटें बसपा ने वहां पर जीती थी, लेकिन इस बार हैरानी होती है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक भी कह सकते हैं सांसद उनका नहीं है। वहीं अगर विधायकों की बात करें तो महज एक विधायक उनके पास है। तो ये बताता है कि किस तरह से उनका कद लगातार खत्म हुआ है। अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए मुझे ऐसा लगता है मनीष की वो उपचुनाव में जा रही, क्योंकि इससे पहले ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा देखने को नहीं मिला कि मायावती ने किसी भी उपचुनाव में हिस्सा लिया हो। तो ये जो राजनीतिक कह सकते हैं कि एक तरीके से जो बिसात बिछाने का प्रयास मायावती कर रही है, उनकी पार्टी कर रही है, कितना कारगर उनके लिए होगा, क्योंकि बहुत जरूरी भी है कि अगर यहाँ से उनकी पार्टी नहीं उभरी तो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर आज़ाद जो है अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, दलितों के सबसे बड़े नेता बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीट जीती है वो ये बता रहा है कि नगीना के अलावा भी पूरे प्रदेश के अंदर आज़ाद को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। और वहीं अगर कहा जाए तो बीएसपी के लिए उतनी ही निगेटिविटी फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो वोट परसेंट है घटकर वो 7-8% पर रह गया है, जो बीएसपी के लिए बहुत चिंता का सबब बनता है, वो दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं आज़ाद जिस तरह से मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं और दलितों के एक बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं मायावती की मुश्किलें आज़ाद बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी किस तरह से अब की बार करिश्मा करती हुई दिखाती है, उपचुनाव में किस तरह से अपने आप को उतारती हुई नजर आती है, और ऐसे में इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अपना सियासी वर्चस्व या यूं कहें कि सियासी जो जमीन है उसको वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन बात अगर उनके सहयोगी दलों की आती है तो सहयोगी दल जिस तरह से 2-1 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की मांग को पूरा करके उनको यहाँ पर सीटें देने में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कम सीटें बचेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से समीकरण जो है वो बिगड़ते और बनते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा उपचुनाव में किस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आता है, कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आती है और कौन सी पार्टी उपचुनाव में पिछड़ती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।